अचानक कमरे से बचाओ बचाओ आवाज आने लगती है और जानवी कहती है, माँ जल्दी आओ, प्लीज जल्दी आओ। संजीव को फिर से दौरा पड़ गया था। जानवी किचन में थी। संजीव की आवाज सुनकर जानवी के हाथ से दूध का भगोना छूटते छूटते बचा था। जानवी ने कमर में खोसा हुआ पल्लू बाहर निकाला और जल्दी से किचन से बाहर आई। उसने देखा कि माँ भी संजीव के कमरे की ओर बढ़ रही थी। माँ को घुटनों का दर्द था तो वो जरा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। दोनों सास बहू लगभग एक साथ ही संजीव के कमरे में पहुंची। जानवी और माँ को देखते संजीव बेड पर से उछला और फुर्ती के साथ माँ और पत्नी के पास पहुंच गया और कहने लगा, वो फिर आई थी माँ, वो मुझे वहां खड़ा घूर रही थी। जानवी बचा लो मुझे उस भूतनी से, मुझे बचा लो। संजीव दोनों औरतों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और अपने घुटनों पर बैठते बैठते लगभग लुढ़क ही गया था। माँ से अपने बेटे की ये हालत देखना नामुमकिन हो रहा था। जानवी ने आगे बढ़कर पति को संभाला। दोनों की शादी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। 8 महीने से लगातार संजीव को ये दौरे आ रहे थे। यही कारण था कि अभी तक संजीव और जानवी पति पत्नी के सुख से वंचित थे। जानवी लगभग घसीटते हुए संजीव को बेड तक लाई और फिर किसी तरह खींचकर उसे बेड पर सेट किया और फिर खुद भी बेड के कोने पर बैठकर हाँफने लगी। संजीव एक हट्टा कट्टा जवान था। जानवी 8 महीने में बढ़ते हुए दौरों ने उसकी शारीरिक क्षमता को बहुत क्षीण कर दिया था, परंतु इतना भी कमजोर नहीं था कि जानवी जैसे दुबली पतली अपनी फिगर मेंटेन रखने वाली लड़की उसे आसानी से गोद में उठा लेती। जानवी के लिए संजीव को बेड पर पहुंचाना किसी किले को फतेह करने से कम ना था, पर अब तो वो लगभग एक्सपर्ट हो चुकी थी। संजीव बिस्तर पर उगने लगा था, पता नहीं कैसे, पर दौरे के बाद वो काफी वीक फील करता था। तभी जानवी कहती है, माँ सब ठीक हो जाएगा। जानवी ने कुर्सी पकड़े पकड़े नीचे फर्श पर खिसक चुकी थी। सास को सांत्वना देने का असफल प्रयास किया। थोड़ी देर के लिए कमरे में असहनीय शांति हो गई। जानवी भी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। 8 महीने पहले जानवी संजीव के जीवन साथी बनकर इस घर में आई थी। 8 महीने पहले फ्लैशबैक। वो दुल्हन बनी सुहाग सेज पर बैठी भावी जीवन के सपने बुनते हुए अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे संजीव ने उसका घूंघट उठाया तो वो जोर जोर से आंखें बंद करके अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगा। जानवी की जगह एक डरावनी चेहरा उसके सामने था, जिसके होठ के नीचे तक लटका हुआ था। एक आंख बिल्कुल ही नदारद थी और दूसरी आंख के नीचे की खाल सिकुड़ी हुई थी। सर के बाल भी जगह जगह से गायब थे, जो थे वो सर की खाल पर चिपके हुए थे। और तो और एक कान भी आधा था और दूसरा कान मुड़कर कान के ही ऊपर हिस्से पे चिपका हुआ था और ऊपर के दांत की पंक्ति बिल्कुल साफ दिख रही थी, क्योंकि दोनों के ऊपर का मांस नरादर था। गर्दन की खाल नीचे तक लटक रही थी और हाथ उसके ऊपर से मांस नरादर था, बस हाथों का ढांचा मात्र थे। तभी संजीव कहता, "अ, आप तुम कौन हो? इतना डरावना चेहरा, ओह कोई इतना भी भयानक हो सकता है? कम से कम इंसान तो नहीं।" उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो बेहोश हो गया। क्या हुआ संजीव, क्या हुआ? जानवी उस पर आधी झुकी हुई पुकार रही थी। वो दुल्हन के लहंगे में थी। जानवी ने उसे गिलास में पानी दिया, तब जाकर वो अपने आपे में वापस आया। ये क्या, ये तो दुल्हन के कपड़ों में जानवी है। तो वो भयानक चेहरे वाली कौन थी? कहाँ गई वो? संजीव घबराते हुए इधर उधर देखने लगा। उसके दिमाग में मानो हथौड़े बज रहे हो और चेहरा डर के मारे लाल हो रहा था। संजीव का चिल्लाना सुनकर उसकी माँ गीता उसके कमरे में आ चुकी थी और जानवी दरवाजा खोलने का कार्य कब का समाप्त कर चुकी थी। क्या हुआ? ये संजीव क्यों चिल्ला रहा है? गीता की आवाज में किसी अनहोनी की आशंका आहट थी, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही संजीव के पापा रमन की व्यक्तिगत परिस्थिति में मृत्यु हो गई थी। रमन घर आ रहे थे और कब्रिस्तान के तरफ से रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। रमन ने आखिर फोन वहीं से संजीव को किया था। जब संजीव वहां दूसरी गाड़ी लेकर पहुंचा तो वो अपनी गाड़ी में मृत थे। शायद वहीं से कोई ऊपरी हवा पीछे लग गई होगी, गीता अपने आप से कह रही थी। संजीव के चेहरे से अब तक दहशत टपक रही थी। जानवी जो एक नई नवेली दुल्हन थी, हक्की बक्की सी माँ बेटे का चेहरा देख रही थी।
संजीव ने आगे बढ़कर गीता देवी को संभाला और फिर वो जानवी की तरफ मुड़ा। जानवी नई नवेली दुल्हन थी, पर उससे अनजान कतई नहीं थी। उसे संजीव के ऑफिस में काम करते 4 महीने हो गए थे। वहीं से उनका प्यार परवान चढ़ा था। जानवी गोरी चिट्टी पतली और लंबी युवती थी और नैन नक्श ऐसा कि कोई भी अपना होश खो बैठे। संजीव पहली बार में ही उसके रूप का दीवाना हो गया था। बेचारी हालत की मारी थी, दुनिया में एकदम अकेली, कोई अपना ना था। संजीव दिल फेंक प्रवृत्ति का था, बल्कि बल्कि अमीर बाप का बिगड़ेल बेटा कहा जाए तब भी कोई आपत्ति ना होगी। पहले जो जानवी अपने काम से काम रखती थी, संजीव ने जब उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने कोई क्लियर रिप्लाई तो नहीं दिया, पर हाँ, उसने संजीव में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और अमन की मौत के बाद जब संजीव पूरी तरह टूट गया था तो उसने संजीव को संभाला था। गीता देवी भी जानवी के रूप और विचारों से अत्यंत प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने भी रमन की मृत्यु के बाद सब कार्य एक दिन में कर इस विवाह पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी और जानवी दुल्हन बनकर घर आ गई। रमन की ऐश में मृत्यु के बाद से ही संजीव को कभी कभार यहाँ वहां एक भयानक साया नजर आता था। वो डर तो वो डर तो बहुत जाता, परंतु अपना वहम समझकर नकारात्मक विचारों को वही झटका देता था। आज पहली बार वही जानवी के स्थान पर उस साये के भयानक रूप से रूबरू हुआ था और अब तो 8 महीने से ये लगातार जारी था। जब भी वो जानवी के करीब जाता, डरावना चेहरा उसके सामने आ जाता और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता। जानवी भी बेचारी मायूस रहती थी। अब वर्तमान में अब अचानक संजीव के शरीर में हरकत हुई। वो शायद दौरे से बाहर आ चुका था। जानवी ने फटाफट उसकी दवाई निकालकर पानी का गिलास उठा लिया। तभी गीता देवी अपनी जगह से उठी। वो मन ही मन अपने मन में एक फैसला कर चुकी थी, अमल में लाना बाकी था। अब गीता जानवी के पास जाकर उसे सांत्वना देते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। प्यार भरा स्पर्श पाकर जानवी सुबक पड़ती है। रो मत बेटा, कब तक आंसू बहाओगे? अब बड़े फैसले करने का वक्त आ गया है। ऐसे घर बैठे बैठे हमारा इस परेशानी से निकलना मुमकिन नहीं है, गीता आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली। हालांकि मन में ही कहीं एक कोने में डर अपने पांव पसार रहा है। जानवी भी उसका आश्चर्य समझ रही थी, इसलिए वो भी भयभीत थी। अब चलते हैं आज के 1 महीने पहले वाले दिन। आज संजीव ने जानवी के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि उसने इरादा कर लिया था कि घर में तो वो जानवी के साथ समय नहीं बिता पाता है, तो क्यों ना बाहर थोड़ा घुमा फिरा जाए। शायद इसी से जानवी का मन थोड़ा बहल जाएगा। बेचारी संजीव की हालत के कारण हर समय रुआसी सी रहती है। शाम को संजीव खुशी खुशी आया और जानवी को तैयार होने को बोलकर बाहर गार्डन में बैठकर चाय पीने लगा। चाय पीते पीते अचानक उसकी नजर मेन गेट पर गई। ये क्या? उसे शरीर में जैसे 440 वाट का करंट लगा हो। वो अपनी जगह से 1 फीट ऊपर उछल गया। सामने से वही भूतनी, हाँ वही भूतनी, कहना अनुचित ना होगा क्योंकि आज वो अपने पैरों पर चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। चेहरा तो भयानक था, परंतु चेहरे के अलावा शरीर का बाकी हिस्सा भी दिल दहला देने वाला था। शरीर के अधिकतर हिस्से पर से मांस नराधर था और कहीं कहीं खाल अटक रही थी। वो करीब और करीब आती जा रही थी। संजीव की डर के मारे घिघी बंद रही थी। अचानक संजीव के शरीर में तेज करंट दौड़ा और मन ही मन एक फैसला ले वो कुर्सी पर से उछलकर खड़ा हो गया। वो लगभग उससे 3-4 फीट की दूरी पर रुक गई। वहीं से उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे बिना मांस के कंकाल जैसे हाथ में उसकी गर्दन पकड़ ली। तभी संजीव को अपने कंधे पर पीछे से स्पर्श महसूस हुआ। रॉयल ब्लू कलर के स्वेटलेस सूट में जानवी खड़ी थी, एकदम गजब ढा रही थी। पर यह समय उसके हुस्न से घायल होने का ना था, क्योंकि सामने वो भयंकर चेहरा लिए मौत खड़ी थी। तभी जानवी से ध्यान हटाकर उसने मिनट के 100वें हिस्से में गर्दन पीछे घुमाई। ये क्या? वो चेहरा वहां से गधे के सर से सींग की तरह नराधर था। संजीव का हाँफना देख जानवी समझ गई कि उसने वो चेहरा फिर देखा। गीता देवी भी वहां आ चुकी थी। जानवी एक्सप्रेस गाड़ी की तरफ संजीव के लिए दवाई और पानी का गिलास लेकर आई। अभी गीता देवी और जानवी संजीव को संभाल रहे थे कि सामने गेट से काले कपड़ों में कंकाल नर मुंडों की माला पहने एक तांत्रिक आता दिखाई दिया। कोई भला है यहाँ, कोई भला है यहाँ, सर्वनाश कर देगी, वो तुझे ले जाए बिना नहीं छोड़ेगी। वो तांत्रिक संजीव को ऊपर से नीचे तक
पुलिस के खोजी कुत्ते जैसे सूंघते हुए बोला। बाबा, आपको कैसे पता ये सब? गीता देवी तो मानो उसकी कायल हुई जा रही थी। हमें सब पता चल गया है। और ये भूत, चुड़ैलें, जिन, इनके साथ तो हमारा चूहे बिल्लियों का रिश्ता है। जहाँ ये वहां पीछे पीछे हम। तांत्रिक अपने नथुने फड़फड़ाता हुआ, लाल लाल गोल आंखों से घूरता हुआ बोला। जानवी और गीता देवी डरे हुए थे। फौरन हाथ जोड़ के बोले, बाबा, कोई तो उपाय होगा इस मुसीबत से बचने का। दोनों गिड़गिड़ाए। तभी वो बोले, उपाय तो है पर तुम्हारे बस का नहीं है। क्या करना है बाबा, हम सब कुछ करेंगे। दोनों इस समय तो शायद कुएं में भी कूद जाते। अरे बेटा, अमावस्या के दिन बलि देनी होगी, तभी वो आत्मा वश में होगी। बाबा ने उपाय बताया। पर बाबा, किसकी बलि? गीता ने पूछा। नर बलि, एक कुंवारी कन्या की बलि। बाबा चिमटा बजाते हुए बोले। हम कहां से लाएंगे कन्या? गीता उलझन में थी। ये तुम जानो, मैंने तो उपाय बता दिया। बाबा लगभग चीखते हुए बोला। उसकी दहाड़ सुनकर जानवी और गीता देवी बिग्गी बिल्ली से डर गई। ये मेरा पता है, जब इन चाहो बुला लेना। और हाँ, मन पक्का कर लेना अपने बेटे का, बलि इसके हाथों से ही दी जाएगी। बाबा गीता देवी की तरफ कागज का पुर्जा बढ़ाते हुए बोला। जानवी के तो डर के मारे बोला ही नहीं जा रहा था। बाबा बिजली की गति से बाहर निकल गया। दोनों सास बहू एक दूसरे को देखते हुए नजरों की भाषा समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और संजीव इन सबसे अनजान बेहोशी की हालत में था। फिलहाल दोनों उस समय चुप्पी साध ले। अब आ जाइए वर्तमान में। संजीव का मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो चुका था, जिसमें वो बिजली के शोक जैसे लेवल से भी गुजर चुका था। और भी कोई उपचार नहीं बचा था। और आज की स्थिति से गीता देवी ने फैसला ले लिया था और जानवी की भी मुख सहमति थी। अब बस बलि का इंतजाम करना था। वो कैसे होगा? बलि? बलि? वो भी कुंवारी कन्या की? जानवी और गीता देवी के मन में ये शब्द ऐसे गूंज रहे थे जैसे उनके दिमाग में कोई हथौड़े मार रहा था। तभी उनकी सास बोलती है, वो नीना है ना? जानवी, बताओ, कुछ तो बोलो। तुम दोगी ना मेरा साथ? बेटे के प्यार ने गीता देवी को बेबस कर दिया था। हाँ माँ, मैं आपके साथ हूँ। जानवी को भी बस यही आखिरी चारा दिख रहा था। नीना उनके पड़ोस में किराए पर रहती थी। वो 17 वर्षीय युवती थी। किसी छोटे गांव या कस्बे को बिलोंग करती थी और पढ़ाई के सिलसिले में परिवार से दूर रहती थी। जहां वो रहती थी वहां 2 कमरे थे जो बंद पड़े थे और मकान मालिक कहीं और रहता था। नीना को फुसलाना मुश्किल नहीं था, तो मोतीचूर का लड्डू खाने जैसा आसान काम भी नहीं था। फिलहाल तांत्रिक को इसी अमावस्या को आने का कहकर दोनों सास बहू ने नीना को भी उसी रात को खाने का न्योता दे डाला। नीना एक चुलबुली बच्चों जैसी नेचर की थी। उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि ये उसकी मौत की दावत है। इन सब क्रियाकलापों के बीच संजीव मुंह में दही जमाकर जड़वत बैठा रहा। वास्तव में तो वो रोका टोकी की स्थिति में नहीं था। अमावस्या में 4 दिन बचे थे। एक दिन अचानक जानवी ने देखा कि गीता देवी रात को नीना के कमरे की ओर जा रही थी। उसने पीछा किया परंतु कुछ हाथ ना आया। वो यूं ही उसके कमरे से बाहर से ही लौट आई। अगले दिन रात के समय गीता देवी सबकी नजरों से बचते बचाते नीना के कमरे की ओर गई। तभी अचानक बिजली चली गई। जानवी अंधेरे में कुछ देख नहीं पाई। जब बिजली आई तो गीता देवी नीना के कमरे के आसपास जो कमरे बंद पड़े थे उन कमरों में से एक की खिड़की खोलकर चीरी से अंदर देख रही थी। जानवी ने भी गीता देवी के पीछे से चुपके से झांककर अंदर देखा। पर ये क्या? अंदर का नजारा किसी का भी हार्ट फेल करने जैसा था। कमरे में जानवी ने ऐसा क्या देखा जो उसके होश उड़ गए। अंदर कमरे में वो भयानक चेहरे वाली भूतनी टेबल पर बैठी थी और अपने हाथ के पंजे का खाने वाले कांटे की तरह इस्तेमाल करते हुए खून में भीगे हुए नूडल्स चबा कर रखा रही थी। जानवी अंधेरे में थी इसलिए गीता देवी उसे देख नहीं पाई। भूतनी ने अचानक नजर घुमाकर खिड़की ओर देखा जहां गीता खड़ी थी। गीता देवी बिना डरे वहीं अडिंग रही। आज शायद वो सब हिसाब साफ कर देना चाहती थी। वो भागकर कमरे के दरवाजे पर गई। पर ये क्या? वहां तो ताला था। वो भागकर वापस खिड़की पर आई। भूतनी तो गायब थी। साथ ही साथ टेबल का भी कहीं अता पता नहीं था। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कुछ देर पहले कोई था। खाली कमरा साए साए कर रहा था।
गीता देवी बुचक्की रह गई। वो चुपचाप अपने घर की ओर लौट गई और जाह्नवी भी चुपचाप पीछे पीछे चल दी। अगली सुबह, आज कयामत का दिन था और कयामत की रात थी। नीना सुबह कॉलेज जाते समय जाह्नवी के हाथ हिलाकर बोली, भाभी, मुझे आज का प्रोग्राम याद है। उसके चेहरे की हंसी और खिलता हुआ चेहरा उसके मन की खुशी को प्रकट कर रहा था। तांत्रिक सही टाइम पर पहुंच गया। आते ही उसने अपनी तंत्र विद्या का कार्य शुरू किया। इन सब कार्यों के लिए उसने अंदर का कमरा चुना, क्योंकि वहां से कोई आवाज बाहर नहीं आती और फिर आसपास के लोगों का भी ध्यान नहीं रहता। संजीव वहीं मेडेलिया सा कुर्सी पर बैठा था, क्योंकि पूजा में उसका बैठना जरूरी था। तांत्रिक ने सबसे पहले बकरे के खून से चाकू को नहलाया, फिर उस खून का तिलक किया। उसके हिसाब से वो चाकू शुद्ध कर रहा था। फिर ऐसे बकरे के खून से नहाकर संजीव को भी शुद्ध होना था। नीना डिनर पर आ गई थी। वो इन सब क्रियाकलापों से अनजान थी, क्योंकि कमरा इतना अंदर था, कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। नीना के खाने में हल्की बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी, क्योंकि उसकी बलि के समय हल्का होश में रहना जरूरी था। बेहोशी की हालत में नीना को बलि की जगह बिठा दिया गया। तो नीना बोलती है, भाभी, ये सब क्या हो रहा है? नीना विरोध तो कर रही थी, पर पूरे तरह होश में ना होने के कारण कमजोर पड़ गई थी। तभी तांत्रिक ने भूतनी का आहन शुरू कर दिया और कमरे में चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया। गीता देवी और जाह्नवी एक तरफ सांसें रोके बैठी थी और संजीव की गर्दन बेसुधी में एक तरफ लुढ़की हुई थी। तभी धुएं में कुछ दिखा, स्पष्ट तो नहीं पर जाना पहचाना सा था। वही चेहरा जो संजीव को डराता था। तांत्रिक ने पूरा लोटा पानी संजीव के मुंह पर डाला। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और अपने सामने वही डरावना चेहरा देख चीखे मारने लगा। तभी तांत्रिक घुमा और उसने शुद्ध किया हुआ चाकू, जिसे बलि के लिए तैयार किया गया था, वो संजीव की तरफ बढ़ा दिया। ये लो संजीव, पकड़ो इसे, डरो मत, मेरे होते ये भूतनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। संजीव ने कांपते हाथों से चाकू पकड़ लिया। तांत्रिक अपनी जगह से उठा और उसने नीना की गर्दन पकड़ ली। संजीव, मारो और एक ही झटके में इसकी गर्दन अलग कर दो, संजीव ने उकसाया। संजीव कम कपाते हाथों में चाकू लिए आगे बढ़ा और वो वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। मानसिक और सारी कमजोरी दोनों उस पर हावी थी। जाह्नवी ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। गीता देवी मुक्त दर्शक बनी बैठी थी। वो चाकू नीना की गर्दन पर मारने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और गीता देवी भी अपनी जगह से उठ गई। अब पुलिस को देखकर सब चौंक गए। माँ, ये पुलिस, ये कैसे? जाह्नवी आश्चर्य और घबराहट के मिले जुले स्वर में गीता देवी से बोली, परंतु गीता देवी पर तो मानो कोई असर ही ना हुआ। उनका चेहरा एकदम भाव रहित स्पाट बना था। पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ लिया और चाकू को कब्जे में ले लिया। सर, ये चाकू तो नकली है। ये सुनकर गीता देवी भी चौंक गई। कमरे में हल्की रोशनी थी, क्योंकि तांत्रिक के अनुसार ऐसे कार्य अंधेरे में किए जाते हैं। इससे पहले गीता देवी ने लाइट के सभी स्विच ऑन किए। कमरा रोशनी से नहा गया। क्योंकि कमरे का आगे का दरवाजा बंद था और पिछला दरवाजा जो पुलिस के लिए खोल कर रखा गया था, वो कांस्टेबल ने अंदर आते वक्त बंद कर दिया था। किसी को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। तांत्रिक के कोने में दुबक गया और सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सबने देखा कि भयानक चेहरे वाली लड़की भी कहीं गायब नहीं हुई और वहीं बैठी है। महिला कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उसे बाह से पकड़ लिया। क्यों? कहाँ कराया है ये डरावना मेकअप? क्यों री, कहाँ करवाया है ये डरावना मेकअप? इंस्पेक्टर ने उसका चेहरा ठोड़ी पर डंडे से ऊपर उठाते हुए पूछा। मेरे बच्चे को पागल बना कर रख दिया। कौन है तू? क्यों हमारे पीछे पड़ी है? बता, बोल, कुछ तो बोल। गीता देवी बोलते बोलते उसका डरावना चेहरा नाखून से नोचने लगी। देख, इसकी तरफ देख, ये 8 महीने के ब्याता है। तेरी वजह से इसकी जिंदगी बेरंग हो गई है। गीता ने जाह्नवी को इशारा करते हुए कहा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने एक दिन इस भूतनी जैसी लड़की को बाहर देख लिया। इसे पता नहीं चल पाया। मैंने इसका पीछा किया तो पता चला ये सामने ही बंद कमरे में रहती है। एक दिन मैंने इसका पीछा किया तो मुझे अपने पीछे आहट महसूस हुई और मैं चुपचाप लौट आई। अगली रात को मैंने जब कमरे में इसका भयानक रूप देखा और कमरे से बाहर ताला लगा हुआ था, तो मैं समझ गई ये अकेली नहीं है, इसका कोई साथी भी है। ये कोई बड़ा खेल है, ये तो मुझे समझ में आ गया था, पर क्या है ये मेरी समझ से बाहर था।
इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया। गीता देवी ने बिना रुके एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। गीता देवी ने उसका चेहरा नाखूनी से खुरचा, परंतु मेकअप जरा भी नहीं हटा। गीता देवी फिर से उसके चेहरे पर जपने वाली थी। अचानक जानवी ने आगे बढ़कर उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये मेकअप नहीं है जो सबको डरावना लग रहा है, वो इस लड़की की असली चेहरा है। जानवी लगभग चीखते हुए बोली, 5 वर्ष पहले कॉलेज के कैंप्स में कुछ लड़कियों का ग्रुप आपस में बातें कर रहा था। तभी एक बाइक आकर उनके पास रुकी। कावेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नोट्स के लिए मना करने की? शायद तुम मुझे जानती नहीं हो। एक लड़का बाइक पर से उतरा और गुटखा थूकते हुए बोला, देखो संजीव, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम टू गिव यू नोट्स, बट आई हैव प्रॉब्लम फ्रॉम योर बिहेवियर। ये जो तुम बार बार मुझे प्रपोज करते हो ना, कॉपी, मैं यहाँ वहाँ लव नोट रखकर कहीं मेरे घर में किसी ने देख लिया तो मेरे पापा तो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। मेरा तो करियर चौपट ही हो जाएगा ना। तो तुम मेरी बात का मान क्यों नहीं रख लेती हो? संजीव ने बेशर्मी से हंसते हुए कावेरी का हाथ पकड़ लिया। लीव माई हैंड एंड बिहेव योर सेल्फ। कावेरी झटके से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें ये एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना। संजीव ने कहा। संजीव अमीर बाप का बिगड़ेल बेटा था और ना करना उसे पसंद नहीं था। कावेरी एक मध्य वर्गीय परिवार से थी, पढ़ाई में होशियार थी और अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जिससे कंपटीशन की तैयारी के लिए अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर सके, क्योंकि उसके मम्मी पापा पर 2 और बहनों की भी जिम्मेदारी थी। वो पापा का कुछ बोझ हल्का करना चाहती थी। संजीव ने जब से उसे देखा था उसके पीछे पड़ गया था। कावेरी एक खूबसूरत युवती थी। कावेरी ने पहले तो उसे इग्नोर किया, पर पानी सर से ऊपर कर गुजर चुका था। संजीव की बदतमीजियां बढ़ती जा रही थी। संजीव के लिए तो हर लड़की एक खिलौना थी। जब कावेरी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो ऐसे बिलबिला गया जैसे किसी बच्चे के हाथ से उसका मनपसंद खिलौना छीन लिया गया हो। संजीव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कावेरी को मजा चखाने का भयानक योजना बना डाली। एक दिन कावेरी अपने पार्ट टाइम जॉब से घर लौट रही थी। शाम हो चली थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे जिस कारण अंधेरा हो रहा था। तभी एक बाइक आकर उसके पास रुकी। बाइक इतनी पास में थी कि कावेरी गिरते गिरते बची। बाइक पर से हेलमेट लगाए संजीव उतरा। उसका दोस्त बाइक चला रहा था। इससे पहले कावेरी कुछ समझ पाती, संजीव ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल कावेरी पर उड़ेल दी। संजीव बाइक पर बैठकर उड़नचू हो चुका था और कावेरी उसका मांस पिघल गया था। पूरा शरीर जलन के मारे वो चिल्ला उठी। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सारा मांस मोम की तरह पिघल रहा था और शरीर पर यहाँ वहां बह रहा था। कावेरी दर्द से चीख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें धीमी होती जा रही थी। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। कावेरी की आवाज आना बंद हो गई थी। शायद मर गई होगी। भीड़ में कुछ का अंदाजा था। कई लोग अपने दिल पर हाथ रखे खड़े थे। उल्टी कुछ को तो उल्टियां ही हो गई थी। तभी तभी एम्बुलेंस आई। भीड़ में से किसी ने फोन करके बुलाया था। कावेरी के एम्बुलेंस में जाने के बहुत देर बाद तक वातावरण में मांस जलने की बदबू फैल रही थी। लोग अपनी मुंह पर से रुमाल हटाकर सांसें नहीं ले पा रहे थे। जिसने देखा वो तो कभी बुला नहीं पाया। अब वर्तमान में ये एसिड अटैक था या तेजाब, जिससे एक लड़की का शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा तक घायल हो गई थी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। जानवी अपने होशोहवास खोती जा रही थी। संजीव तो अपने अमीर बाप की वजह से बच गया, क्योंकि कोई सबूत भी नहीं मिला। परंतु कावेरी उसके मम्मी पापा से अपनी बेटी का कष्ट देखा ना गया। उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब बची कावेरी और उसकी दोनों बहनें नलिनी और नीना। उन्होंने प्रण किया कि संजीव को उसके किए की सजा दिए बगैर वो चैन से नहीं बैठेगी। 4 साल लग गए कावेरी को नॉर्मल होने में। ना जाने कितने ऑपरेशन हुए, कितना दर्द हुआ, कितनी रोई चिल्लाई मेरी बहन। और ये चेहरा जो तुम्हें ड्रावना भूतनी का चेहरा लग रहा है, ये मेरी बहन कावेरी का है। अब असली चेहरा है। इसे भी इसने बहुत कष्ट इसने बहुत कष्ट सहकर हासिल किया है, जिसे देखकर तुम्हारा बेटा पागलों की तरह चीखता है। ये चेहरा उसी की देन है। और मेरी बहन कावेरी के बारे में सोचो, जब वो आईना देखती होगी तो उस पर क्या बीतती होगी। जानवी गीता से बोली, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता, मैं तो खुद सच्चाई से अनजान थी।
मुझे संजीव और रमन ने यही बताया कि संजीव को इस समय फंसाया जा रहा है। गीता देवी वास्तव में निर्दोष थी। उनका दोष तो बस संजीव को जन्म देना था। इंस्पेक्टर साहब बोले, हमें किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था। रमन तो हार्ट पेशेंट था। कावेरी को देखते ही उसे हार्ट अटैक आ गया। हम उसे इतनी आसान मौत कभी नहीं देते। जानवी ने गुस्से से कहा। हम तीनों बहनें कावेरी, नीलिनी और नीना। मेरा नाम जानवी नहीं, नीलिनी है। हमें अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। यहाँ चारों ओर कैमरे लगे हैं और ये बलि, तांत्रिक सब निकली है। सब कुछ एक साल से हमारे बनाए प्लान के अनुसार ही हो रहा है। हमें तो बस संजीव को पागल बनाना चाहते थे। पहले कावेरी डराती थी, नीना की बलि के बाद नीना भी संजीव और गीता देवी दोनों को डराती, जिससे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता और पूरा परिवार तबाह हो जाता। इसके किए की सजा ये कम थी। अब ये बात संजीव की माँ गीता देवी बोली थी। मुझे अफसोस है कि ये स्पोला मेरी कोख से पैदा हुआ। तुम जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। गीता देवी ने रोते रोते कावेरी के पैर पकड़ लिए। ये वो दवाइयाँ जो मैं संजीव को देती रही, जिससे उसका मानसिक संतुलन संभलने के बजाय बिगड़ रहा था। जानवी उर्फ नीलिनी ने दवाई की शीशी निकालकर मेज पर फेंक दी। संजीव की मानसिक और शारीरिक दोनों की दशा खराब थी। सब कुछ सुनकर भी वो कुछ समझ पाने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस ने पहले उसे मेंटल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, फिर बाद में उसकी सजा निर्धारित थी। संजीव कभी ठीक नहीं हो पाया। गीता देवी ने कावेरी, नीलिनी और नीना से माफी मांगी और उन पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया। पुलिस ने भी साथ दिया। गीता देवी ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए एक संस्था खोली, जिसमें कावेरी, नीलिनी और नीना ने उनका साथ दिया। कावेरी अपने जीवन के इस भयानक सत्य को कभी भूली तो नहीं, परंतु फिर भी वो आगे बढ़ने के प्रयास में जुट गई। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।